Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एसेटाबुलर स्ट्रेस फ्रैक्चर के बारे में। सो बेसिकली ये एक टाइप ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर है। सो हम इसे कंबाइंड रूप में बात करेंगे, जो कि होगा हमारा एसेटाबुलर फ्रैक्चर के बारे में। एसिटाबुलम बेसिकली हमारे हिप जॉइंट का एक कंपोनेंट है, इसलिए एसिटाबुलर फ्रैक्चर जानने से पहले हम बात करेंगे हिप जॉइंट के बारे में, उसकी मोबिलिटी और उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के बारे में, और साथ ही हम थोड़ी सी देखेंगे एसिटाबुलम की एनाटॉमी। उसके बाद हम बात करेंगे कि फ्रैक्चर क्या होते हैं और फ्रैक्चर के कौन-कौन से टाइप होते हैं। फिर हम बात करेंगे एसिटाबुलर फ्रैक्चर में स्पेसिफिकली ऐसा क्या होता है जो दूसरे फ्रैक्चर्स में नहीं होता। सबसे पहले हम बात करते हैं हिप जॉइंट के बारे में। हिप जॉइंट बेसिकली एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है, जिसमें एक ऐसा होता है जिसमें एक सॉकेट रहता है और सॉकेट के और वो मूवमेंट करते हैं। ये एक बेसिकली एक साइनोवियल जॉइंट है, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है और ये हमारे पेल्विक गर्डल को लोअर लिम्ब से कनेक्ट करता है। इस जॉइंट में जो हमारा फीमर का हेड होता है, वो बेसिकली आर्टिकुलेट करता है एसिटाबुलम से, जो कि हमारा एक पेल्विक बोन होती। हिप जॉइंट बेसिकली हमारे एक मल्टी एक्सियल जॉइंट होते हैं और जो परमिट करते हैं कई मोशंस यानी कई मूवमेंट, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन और सरकमडक्शन। अगर हम इसे अपने शोल्डर जॉइंट से कंपेयर करें, सो शोल्डर जॉइंट में वेट बेयरिंग कम होती। इस जॉइंट में यानी हमारे हिप जॉइंट में सबसे ज्यादा वेट बेयरिंग होती, जो कि हमारे अपर बॉडी का पूरा भार यानी पूरा लोड हमारे हिप्स में आता है या अल्टीमेटली हमारे हिप जॉइंट में आता है। इसलिए कहीं ना कहीं इसकी जो मोबिलिटी है वो सेक्रीफाइस कर जाती है। अदरवाइज जैसे एक शोल्डर जॉइंट भी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, उसी तरीके से हिप जॉइंट भी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। जो हमारा एंटायर वेट होता है, जो पूरे अपर बॉडी का जो वेट होता है, वो हमारे लोअर लिम्ब में ट्रांसमिट होता है और उसका एक वाया होता है या मीडियम होता है हमारा हिप जॉइंट। और हिप जॉइंट अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में, तो एक सबसे स्टेबल जॉइंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट बेयरिंग यही होती है। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बाकी जॉइंट्स के कंपेयर में थोड़ी ज्यादा होती है और इसका जो वेट बेयरिंग होता है वो भी बाकी जॉइंट से ज्यादा होता है। किसी भी अगर हमारे हिप जॉइंट की मसल्स में टाइटनेस है या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, या हमारे जो हिप जॉइंट की जो रोटेटर्स हैं उनमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उनमें अगर रोटेशन नहीं है, तो अल्टीमेटली हमारे जो बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होने लगता है और हमारे जो बॉडी का जो पोस्चर होता है वो खराब होने लगता है या डिग्रेड करने लगता है। इसलिए हिप जॉइंट की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में काम करना अक्सर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है।
कुछ इस तरह से हमारा जो पेल्विस है और हमारे जो हिप जॉइंट है वो दिखते हैं। हमारी पेल्विस बोन होती है जिसे हम बेसिकली एसिटाबुलम कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही इसमें हमारा जो फीमर बोन होता है, जो हमारा लॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की, उसका हेड जब हमारा आर्टिकुलेट करता है एसिटाबुलम से, तब हमारा हिप जॉइंट फॉर्म होता है। जैसा हम पहले से भी जानते हैं और आगे हम इस वीडियो में भी बात करेंगे कि हमारे हिप की जो डिफरेंट 3 बोन होती, उनके कॉम्बिनेशन से भी जॉइंट्स बनते हैं हिप में, और उन्हीं से हमारा बेसिकली जो एसिटाबुलम होता है, जो हमारा पेल्विस होता है, वो फॉर्म होता है। और इसमें एक कनकेव नेचर होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारा हेड ऑफ द फीमर है वो एक सॉकेट की तरह फिट होता है। कुछ इस तरह से हमें, जैसा मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया कि हमारे जो बो हिप जॉइंट है उसमें 3 अलग छोटी छोटी बोन्स होती। सो वो हमारी इलियम, इस्कियम, हमारे प्यूबिस और हमारे जो कॉसिक्स है, इन सब से मिलकर के हमारा जो बेसिक पेल्विस है या हिप एनाटमी ये बनती। हमारा जो फीमर होता है वो आर्टिकुलेट करता है हमारे एसिटाबुलम से, और तब जाकर के हमारा हिप जॉइंट फॉर्म होता है। सो बेसिकली हमने पिछले 2 स्लाइड्स में जो इमेजेस देखे, उन इमेजेस से हमने ये देखा कि जो हमारा हेड ऑफ द फीमर होता है वो हमारे एसिटाबुलम के कनकेव सरफेस होते हैं उनसे आर्टिकुलेट करता है। जो हमारा हेड ऑफ द फीमर होता है वो एलिप्सॉइड शेप का होता है, और हमारा जो एसिटाबुलम है वो उसमें हेमिस्फेरिकल कनकेविटी होती है। सो इस कनकेव सरफेस में हमारा जो हेड ऑफ द फीमर है वो आर्टिकुलेट करता है, और अल्टीमेटली हमारा हिप जॉइंट फॉर्म होता है। सो फीमरल हेड जो हमारा आर्टिकुलेट करता है वो हमारे हाइलिन कार्टिलेज से कवर होता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन सरफेस होता है जिसे हम सेंट्रल डिप्रेशन कहते हैं या फोविया कैपिटिस कहते हैं, जिस सरफेस में हमारा जो अटैचमेंट होता है लिगामेंट से फीमोरल हेड का, यानी लिगामेंटम टेरिस कैपिटिस फीमोरिस। सो जो हमारा इस सरफेस है, यानी कि सेंट्रल डिप्रेशन सरफेस है, फोविया कैपिटिस का जो सरफेस है, यहाँ पे कवर नहीं होता है वो हाइलिन कार्टिलेज से। सो बेसिकली पूरे बाकी सरफेसेस में कवर्ड है, सिर्फ यहाँ पे कवर नहीं होता। एसिटाबुलम बेसिकली हमारा जो फॉर्म होता है वो फ्यूजन होता है 3 बोन का, इलियम, इस्कियम, प्यूबिक बोन्स। सो ये 3 हमारी बोन्स होती हैं जो छोटी छोटी बोन रहती हैं, इनसे इनके फ्यूजन से हमारा एसिटाबुलम फॉर्म होता है। और ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे हिप जॉइंट को। सो जिसमें हमारे जो हेड ऑफ द फीमर है वो पूरा का पूरा कवर हो सके, या हम एनकम्पास कर सके पूरे हेड ऑफ द फीमर को। एसिटाबुलम बेसिकली एक प्रोमिनेंट सेमिल्यूनर रीजन होता है वो, यानी कि हमारे एसिटाबुलम एक प्रोमिनेंट सेमिल्यूनर रीजन कवर करता है जिसे हम ल्यूनेट सरफेस कहते हैं। ये जो हमारा ल्यूनेट सरफेस होता है ये कवर
होता है हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज, यानी कि हाइलिन कार्टिलेज से ये कवर्ड रहता है। जो ल्यूनेज सरफेस है ये एक इनकम्प्लीट रिंग फॉर्म करता है जो हमारे सुपीरियर और लेटरल एस्पेक्ट होते हैं एसिटाबुलम के, उनको ये ऑक्यूपाई करता है। सो हमारा जो लेटरल और सुपीरियर एस्पेक्ट होते हैं एसिटाबुलम के, वो ऑक्यूपाई होते हैं हमारे एक इनकम्प्लीट रिंग से, और ये इनकम्प्लीट रिंग हमारे जो ल्यूनेज सरफेस हैं वो फॉर्म करते हैं। इस सरफेस में ही सबसे ज्यादा वेट बियरिंग या बॉडी वेट बियरिंग होती है जब कोई भी पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में। सो स्टैंडिंग पोजीशन में सबसे ज्यादा जो वेट बियरिंग होती है वो एंटीरियर सुपीरियरली हमारे जो लेटरल एस्पेक्ट और जो सुपीरियर एस्पेक्ट होते हैं जो हमारे एसिटाबुलम के, जहां एक इनकम्प्लीट रिंग फॉर्म हुई थी। सो उसी सरफेस में हमारे जो एंटीरियर जो सुपीरियरली सरफेस है वहां सबसे ज्यादा वेट बियरिंग होती है। जो हमारा डेफिशिएंट इंफीरियर एस्पेक्ट होता है, जैसे हमने बात किया कि एक इंफीरियर सेगमेंट मिस होता है जहां पे इनकम्प्लीट एक रिंग या स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं होता। सो इंफीरियर सरफेस यानी हमारा जो इंफीरियर एस्पेक्ट है एसिटाबुलम का, वही हमारा फॉर्म करता है एसिटाबुलर नॉच। सो बेसिकली एसिटाबुलर नॉच में ही हमारा जो आर्टिकुलेशन होता है वो होता है हेड ऑफ द फीमर का, और हमारी जो हिप जॉइंट है उसका फॉर्मेशन होता है। सो ये हमारे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे हिप जॉइंट और एसिटाबुलम। सो हमारा हेड ऑफ द फीमर जो है वो हमारे एसिटाबुलर नॉच यानी कि जो सॉकेट है उसमें फिट होता है, उसमें आर्टिकुलेट करता है। क्योंकि ये एक साइनोवियल जॉइंट है तो वहां पे जॉइंट फ्लूइड प्रेजेंट होता है सो दैट ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड हो सके। हमारे कार्टिलेज है, जो कवर्ड सरफेस है वो हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड रहते हैं। लिगामेंट है, और साथ ही हमारे जॉइंट कैप्सूल्स। इन सब बेसिक स्ट्रक्चर से हमारा एसिटाबुलम का जो आर्टिकुलेशन होता है वो होता है हेड ऑफ फीमर से, और अल्टीमेटली हमारा हिप जॉइंट फॉर्म होता है। और क्योंकि एक ये सरफेस एक कनकेव सरफेस होता है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इस जॉइंट में मल्टीपल मूवमेंट्स पॉसिबल होते हैं। क्योंकि हेड ऑफ द फीमर को मूव करने के लिए एनफ स्पेस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ फ्लेक्शन भी हो सकता है, एक्सटेंशन भी हो सकता है, एडक्शन एबडक्शन, दोनों रोटेशन यानी एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन। फिर हमारा जो सर्कमडक्शन है, जो सर्कुलर मूवमेंट है, वो भी पॉसिबल होता है। सो बेसिकली ये एक स्टेबल जॉइंट है, जैसा हमने पहले स्लाइड में बात किया कि ये हमारे बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल जॉइंट होता है, जिसमें सबसे ज्यादा वेट बियरिंग होती है हमारे बॉडी में। और इसी के थ्रू हमारे जो लोअर बॉडी है, हमारे जो लोअर लिम्ब है, वहां वेट ट्रांसमिशन होता है। जो हमारा डीप सेंट्रल नॉन आर्टिकुलर फ्लोर होता है एसिटाबुलम का, जो हमारा डीप रहता है, सो उसे हम कहते हैं एसिटाबुलर फोसा। ये एरिया हमारे इस एरिया में कार्टिलेज नहीं होते, और ये एक एसिटाबुलर नॉच
कई कंटिन्यूटी होती है। यहाँ कुछ लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसे हम फाइब्रो इलास्टिक फैट पैड कह सकते हैं। सो जिससे हमारा जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है हिप जॉइंट का या हमारे एसिटाबुलम का, वो हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। इसी से अटैच्ड हमारी जो मार्जिन होती है एसिटाबुलम की, वहां एक फाइब्रो कार्टिलेजिनियस कॉलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस कॉलर स्ट्रक्चर को ही हम एसिटाबुलर लैब्रम कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारे एसिटाबुलम को का जो रिम होता है उसे स्लाइटली रेज करता है। इसलिए जो एसिटाबुलर का जो आर्टिकुलेटिंग एरिया होता है वो बढ़ जाता है, अप्रोक्सीमेटली 10% वो इंक्रीज हो जाता है। अगर हम इंफीरियरली बात करें तो एसिटाबुलर लैब्रम हमारा कंटिन्यू होता है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, जो कि एक ब्रिज फॉर्म करता है हमारे एसिटाबुलर नॉच और जो हमारे ट्रांसफॉर्मिंग नॉच होते हैं जो फोरामेन में कन्वर्ट होते हैं। सो उनके बीच का एक ब्रिज फॉर्म करता है जो कि फॉर्म होता है हमारे ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट में। सो बेसिकली जो हमारा एसिटाबुलम है वहां का जो सरफेस एरिया ज्यादा होने का कारण, यानी 10% सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सो उसका कारण ये है कि जो हमारा एसिटाबुलर लैब्रम होता है उससे स्ट्रक्चर हमारे डीप होते हैं और उससे हमारा जो रिम होता है एसिटाबुलम का वो स्लाइटली रेज्ड होता है। इससे जो सरफेस एरिया है वो वहां का बढ़ जाता है। जो हमारा सुपीरियर एस्पेक्ट होता है एसिटाबुलम का, और इसमें ही हमारे जो फेमोरल हेड का सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, यानी कि हमारे जो सुपीरियर एस्पेक्ट होता है एसिटाबुलम का और जो हमारे फेमोरल हेड होता है, इनमें सबसे ज्यादा प्रेशर बियरिंग कैपेबिलिटी होती। ये एरिया जनरली हमारे थिक होते हैं क्योंकि यहाँ जो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होते हैं इनमें थिकनिंग होती, और एक कनकेव एसिटाबुलम और जो हमारा राउंडेड फीमोरल हेड है हिप जॉइंट का, सो इनके एडिशन में ये एक एनाटॉमिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं हमारे फीमर और पेल्विस के बीच में। पर्टिकुलरली अगर हम एक अपराइट पोजीशन की बात करें तो ये जॉइंट इनकॉन्ग्रुएंट होता, और यहाँ जो आर्टिकुलर सरफेसेस होते हैं ये मोस्टली जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब हमारा हिप जॉइंट पार्शियली फ्लेक्स्ड और एब्डक्टेड पोजीशन में होता है। यानी कि अगर हमारा जो हिप है वो पार्शियली ऊपर है और एब्डक्शन यानी कि हमारे बॉडी के मिड लाइन सरफेस एरिया से बाहर की तरफ है। सो एडक्शन मतलब अंदर की तरफ और एब्डक्शन मतलब बाहर की तरफ। सो बेसिकली ये कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब हमारा जो हिप जॉइंट है वो पार्शियली फ्लेक्स्ड होता है या एब्डक्टेड पोजीशन में होता है। कुछ इस तरह से हमारा एक ओवरऑल एनाटॉमी या ओवरऑल बोनी स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हमारे हिप और पेल्विस एरिया में, जहां हमारा एक इलियक क्रेस्ट होता है, इलियम, सैक्रो इलियक जॉइंट जो कि हमारे इलियम और सैक्रम के बीच में बनते हैं वो हमारे सैक्रो इलियक जॉइंट हो गए। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है,
एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, हमारे कॉसिक्स है जहाँ पे बोन्स के फ्यूजन हो जाते हैं हमारे डेवलपमेंटल स्टेज में, और वो हमारे स्पाइन का सबसे आखिरी पोर्शन होता है। फिर हमारे प्यूबिक ट्यूबरकल है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस दोनों हमारे लेफ्ट और राइट के बीच में बनने वाला हमारा सब प्यूबिक एंगल, इस्कियम है, और हमारी जो एसिटाबुलम है वो, और साथ ही हमारी प्यूबिस बोन। सो हमारे इलियम, इस्कियम और प्यूबिस जो हमारी तीन स्मॉलर बोन होती हैं हमारे हिप जॉइंट की, सो उनके प्रेजेंस से ही कई और जॉइंट्स बनते हैं, जैसे इलियम और हमारे जब सैक्रम का जब आर्टिकुलेशन होता है, सो उसी के साथ साथ हमारे सैक्रोइलियक जॉइंट फॉर्म होते हैं। सॉरी। अब हम बात करते हैं बेसिक एनाटॉमी ऑफ एसिटाबुलम की। सो अगर हम बेसिक एनाटॉमी की बात करें, ऑल्दो हमने अभी तक एसिटाबुलम के बारे में बहुत कुछ बात कर लिया, अब अगर हम बेसिक एनाटॉमी की बात करें एसिटाबुलम की, तो ये तीन बोन्स के फ्यूजन से बनता है। जो हमारी तीन बोन होती हैं हिप बोन की, जो इलियम, इस्कियम और प्यूबिस है, सो इनसे मिला करके हमारा एसिटाबुलम बनता है। अगर हम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, सो जो हमारे एसिटाबुलम का 2/5 स्ट्रक्चर होता है वो हमारा इस्कियम होता है, जो लोअर और साइड बाउंड्रीज प्रोवाइड करता है एसिटाबुलम को। इलियम हमारा फॉर्म करता है अपर बाउंड्री, सो इस्कियम हमारा फॉर्म किया लोअर और साइड बाउंड्रीज, और जो हमारा इलियम होती है वो हमारी फॉर्म करती है अपर बाउंड्रीज, और जो हमारे बाकी का जो 2/5 सेक्शन होता है वो फॉर्म होता है, जो हमारा रेस्ट होता है वो फॉर्म होता है हमारे प्यूबिस से, जो कि हमारे मिड लाइन के नियर होती है। सो बेसिकली 2/5 स्ट्रक्चर जो लोअर और साइड की बाउंड्रीज है वो इस्कियम ने प्रोवाइड किया, जो इलियम है वो हमारे अपर बाउंड्रीज प्रोवाइड करती है, जो एक कम होती है ऑलमोस्ट 2/5 के स्ट्रक्चर से, और जो हमारा रेस्ट पोर्शन होता है वो हमारी प्यूबिस प्रोवाइड करती है। इट इज बाउंडेड बाय, यानी कि ये हमारे जो स्ट्रक्चर्स है ये एक अनइवन रिम से बाउंडेड होते हैं, जो कि ठीक रहते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और एक अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे एसिटाबुलर लैब्रम को, जो हमारे ओपनिंग को रिड्यूस करते हैं और स्ट्रक्चर्स को डीपन करते हैं, सो दैट कि हिप जॉइंट का फॉर्मेशन हो सके। लोअर पार्ट में, यानी कि एसिटाबुलम के लोअर पार्ट में हमारा एसिटाबुलर नॉच होता है, जहां पे एक सर्कुलर डिप्रेशन होता है। एसिटाबुलर फोसा रहता है जो हमारे कैविटी के नीचे होता है, यानी कि हमारे एसिटाबुलर यानी बॉटम के कैविटी के बॉटम मोस्ट एरिया में एसिटाबुलम के प्रेजेंट रहता है। सो जो रेस्ट एसिटाबुलम है वो हमारा फॉर्म होता है कर्व एक क्रिसेंट मून शेप्ड सरफेस में, या ल्यूनेट सरफेस, जहां पे जॉइंट बनता है हेड ऑफ फीमर के साथ। सो अगर हम अपर पार्ट की बात करें, तो एबव की सरफेस की बात करें, तो वहां पे एक अटैचमेंट होता है एसिटाबुलर लैब्रम का। लोअर पार्ट में हमारा एसिटाबुलर नॉच प्रेजेंट होता है, जहां एक एसिटाबुलर फोसा प्रेजेंट है, और जो रेस्ट सरफेस होता है वो हमारा कर्व्ड शेप या क्रिसेंट मून शेप सरफेस, जिसे हम ल्यूनेट सरफेस कहते हैं,
वहां हमारे जॉइंट का फॉर्मेशन होता है हेड ऑफ फीमर के साथ। एसिटाबुलम हमारा एसिटाबुलर फोसा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एसिटाबुलम एक घर होता है एसिटाबुलर फोसा का, जो एक अटैचमेंट साइट होते हैं हमारे लिगामेंटम टेरिस के लिए। ट्रायंगुलर शेप फ्लैटन बैंड प्रेजेंट होता है जो एपेक्स में रहता है, हमारे एसिटाबुलम के एपेक्स में रहता है, और एंटीरियर वो सुपीरियर पार्ट ऑफ द फोविया कैपिटिस फीमोरिस, जिसके बारे में हमने अपने पिछले स्लाइड्स में बात किया। ये जो नॉच रहता है ये कन्वर्ट होता है हमारे फोरामेन और जो ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट है, और इसी फोरामेन से हमारी न्यूट्रिएंट वेसल और नर्व्स एंटर करती हैं हमारे जॉइंट में, और इन्हीं के कारण सबसे ज्यादा सिक्योरली हमारा हेड ऑफ द फीमर जो है वो होल्डेड रहता है, वो एक पकड़ में रहता है। और यहाँ से ही जैसे हमारे शियाटिक नर्व है, इन सब का हमारे जो एसिटाबुलर फोसा है, हमारे जो नॉच है, वहां से हमारा ट्रांसमिशन होता है, वो फोरामेन से हमारे न्यूट्रिएंट वेसल्स और नर्व्स एंटर करते हैं हमारे जॉइंट में। हमारे वेल फिटेड सरफेस है, यानी कि हमारा जो फीमोरल हेड और एसिटाबुलम ये एक दूसरे को फेस करते हैं, और इनकी जो लाइनिंग होती है वो हाइलिन कार्टिलेज यानी आर्टिकुलर कार्टिलेजेस से लाइन रहती है। ये एक स्लीपरी टिश्यूज होते हैं जो कि लुब्रिकेटेड होते हैं साइनोवियल फ्लूइड से। तो बेसिकली जैसा हम जानते हैं कि हिप जॉइंट एक साइनोवियल जॉइंट होता है, इसलिए यहाँ पे ल्यूब्रिकेशन जो होता है वो साइनोवियल फ्लूइड से होता है। फ्रिक्शन जो हमारा होता है नॉर्मल हिप में वो 1/10, अगर हम एक आइस को दूसरे आइस के ऊपर स्लाइड करें तो जितना फ्रिक्शन होता है जनरेट होता है, उससे 1/10 फ्रिक्शन कम जनरेट होता है हमारे नॉर्मल हिप जॉइंट में। और इस फ्रिक्शन के ना जनरेट होने के या कम जनरेट होने का जो मेन रीजन होता है वो होता है हमारे जॉइंट का ल्यूब्रिकेशन, जो प्रोवाइड किया जाता है हमारे साइनोवियल फ्लूइड से। सो बेसिकली अगर हम साइड व्यू देखें, सो ये है हमारा एसिटाबुलम और फिमोरल हेड, जो कि एसिटाबुलम हमारा एक सॉकेट की तरह काम करता है,
और फीमोरल हेड हमारा एक बॉल की तरफ काम करता है। सो जैसे एक बॉल फिट हो जाती है एक सॉकेट में, उसी तरीके से हमारा जो फीमोरल हेड है वो फिट हो जाता है हमारा एसिटाबुलम, और तब जा करके इस आर्टिकुलेशन से हमारा जो हिप जॉइंट है उसका फॉर्मेशन होता है। अगर हम एसिटाबुलम के ब्लड सप्लाई के बारे में बात करें, सो जो हमारी एसिटाबुलर नॉच होती है वहां पे हमारी ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी सप्लाई करती है। सो जो हमारा एसिटाबुलर की जो ब्रांच होती है ऑब्ट्यूरेटर आर्टरीज की, वो सप्लाई करती है हमारी एसिटाबुलम को एसिटाबुलर नॉच के थ्रू। सो जो प्यूबिक ब्रांचेस है वो सप्लाई करती हैं हमारे पेल्विक सर्फेसेस को, जो एसिटाबुलम का जो पेल्विक सर्फेस है उसको हमारी जो प्यूबिक ब्रांचेस हैं वो सप्लाई करती है। सुपीरियर ग्लूटिल आर्टरी के जो डीप ब्रांचेस है वो सप्लाई करते हैं हमारी सुपीरियर रीजन, और इंफीरियर ग्लूटिल आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं वो सप्लाई करती हैं हमारे पोस्टीरियर इंफीरियर रीजन को। सो बेसिकली यहाँ पे तीन आर्टरीज का सप्लाई होता है। एक है हमारी ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, दूसरी हमारी सुपीरियर ग्लूटिल आर्टरी, और तीसरी हमारी इंफीरियर ग्लूटिल आर्टरी। सो इन तीन आर्टरीज से हमारे जो एसिटाबुलम है इनके सुपीरियर इंफीरियर जो सरफेसेस है या प्यूबिक सरफेसेस है इनमें ब्लड की सप्लाई होती। अब बात करते हैं जॉइंट कैप्सूल के बारे में, यानी हिप जॉइंट के कैप्सूल के बारे में। सो हिप जॉइंट स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कैप्सूल में इनक्लोज्ड होता है, जो कि इंटरनली लाइंड होते हैं हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन से, और एक्सटर्नल जो फाइब्रस लेयर होता है कैप्सूल का वो अटैच्ड होता है हमारे एसिटाबुलम से प्रॉक्सिमली, यानी बाहर की तरफ हमारे जो एसिटाबुलम से अटैचमेंट होता है वो होता है हमारा एक्सटर्नल फाइब्रस लेयर से, जो कि हमारा क्लोज होता है मार्जिन ऑफ द एसिटाबुलर रिम या ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। एसिटाबुलर के अटैचमेंट से एक फाइब्रस लेयर एक्सटेंड होती है, जो कि लेटरली और डिस्टल अटैचमेंट करती है हमारे प्रॉक्सिमल फीमर को। ये हम अटैच करती है हमारी इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन एंटीरियरली, बेस ऑफ फीमोरल नेक सुपीरियरली, और जो 1 सेंटीमीटर सुपीरियर मीडियल टू द इंटरट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट। सो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पेल्विक में जो पेल्विक क्रेस्ट होते हैं उनको हमारे सुपीरियर टू मीडियल या इंटरट्रोकैंट्रिक में एक जो हमारी लाइन एंटीरियरली आती है वो हमारा फाइब्रस बैंड एक्सटेंड करता है यहाँ तक, यानी हमारे इंटरट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट तक, और वही हमारा आगे एक्सटेंड होता है लेसर ट्रोकैंट्रिक रीजन तक, यानी इंफीरियरली हमारे लेसर ट्रोकैंट्रिक रीजन तक अटैचमेंट वो सप्लाई करता है। सो ये एक बेसिकली एक एसिटाबुलर अटैचमेंट है, और एक जो फाइब्रस लेयर है वो हमारा डिस्टल अटैचमेंट से शुरू होता है प्रॉक्सिमल फीमर के, और यही हमारा लेसर ट्रोकेंटर इंफीरियरली तक ये सप्लाई करते हैं, ये एक्सटेंड होता है।
जो हमारा फीमोरल नेक होता है वो बेसिकली दो पार्ट में बटा होता है। हम बहुत डिटेल में इसके नहीं जाएंगे, हम एक शॉर्ट में जान लेते हैं कि ये दो पार्ट में बटा होता है। वो है हमारा इंट्रा कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर। सो जो हमारा हिप जॉइंट का कैप्सूल है वो एंटीरियरली सुपीरियरली हमारा थिकर होता है। जो हमारा एरिया होता है मैक्सिमम स्ट्रेस का, सो हमारे हिप जॉइंट में जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है वो हमारे एंटीरियरो सुपीरियरली होता है। सो ये सेक्शन हमारा थिकर होता है। और स्पेसिफिकली अगर अपराइट पोजीशन जिसमें हिप जॉइंट हमारा एक्सटेंडेड पोजीशन में है, सो सबसे ज्यादा स्ट्रेस हमारे कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट में पड़ता है, बेसिकली हमारे एंटीरियर और सुपीरियरली रीजन में। सो यहाँ का जो हमारे कैप्सूल है वो थिकर ज्यादा होता है। सो बेसिकली हमारा जो कैप्सूल है इसमें दो मेजर ग्रुप ऑफ फाइबर होते, लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर। जो हमारा एक्सटर्नल लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर होता है फाइब्रस कैप्सूल का, वो जनरली एक स्पाइरल की तरह हमारे हिप बोन से प्रॉक्सिमल फीमर तक आता है। यानी वो ट्रेवल करता है हमारे हिप बोन से प्रॉक्सिमल फीमर तक। जो हमारा जो डीपर सर्कुलर फाइबर, यानी कि हमारे जो सर्कुलर फाइबर होते हैं वो एक कॉलर फॉर्म करते हैं हमारे फीमोरल नेक के अराउंड, जिसे जोना ऑर्बिक्युलरिस हम कहते हैं। और वहां कोई भी बोनी अटैचमेंट्स नहीं होते। सो जो हमारे दो मेजर ग्रुप ऑफ फाइबर है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। जो एक्सटर्नल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर है वो स्पाइरल मैनर में हमारे हिप बोन से प्रॉक्सिमल फीमर तक एक्सटेंड करते हैं। और हमारे जो डीपर सर्कुलर फाइबर हैं वो हमारे कॉलर फॉर्म करते हैं फीमोरल नेक के, जहां हम जिसे जोना ऑर्बिक्युलरिस कहते हैं, या ऑर्बिक्युलर जोन या एनिलार लिगामेंट कहते हैं, जहां पे किसी तरह का बोनी अटैचमेंट नहीं होता। जो हमारा कैप्सूल होता है हिप जॉइंट का ये बेसिकली री इन्फोर्स्ड इंफीरियरली होता है। यानी हमारा जो प्यूबोफिमोरल लिगामेंट है वो और पोस्टी इंफीरियरली और पोस्टीरियरली इस्कियोफिमोरल लिगामेंट, इनसे हमारा इन्फोर्समेंट होता है हमारे कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट का। सो बेसिकली हमारा जो हिप जॉइंट है वो थिकर रहता है, क्योंकि यहाँ हिप जॉइंट का जो कैप्सूल है वो थिकर होता है, क्योंकि यहाँ सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें अपराइट पोजीशन और हिप के एक्सटेंशन पोजीशन। सो लिगामेंट अटैचमेंट्स की हम बात करें अगर, तो हमारा सुपीरियर इलियोफेमोरल लिगामेंट है, हमारा इंफीरियर इलियोफेमोरल लिगामेंट है, फिर वहीं नीचे हमारा लेसर ट्रोकैंटर है और ग्रेटर ट्रोकैंटर। सो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ग्रेटर और लेसर। और हमारे ऊपर की तरफ से स्पाइन की तरफ से हमारा एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन है, जो कि सपोर्ट करते हैं हमारे फीमोरल हेड को। सो लिगामेंट्स जैसा हमने देखा दो तरह के लिगामेंट्स होते हैं, दो ग्रुप ऑफ लिगामेंट्स होते हैं, एक कैप्सुलर लिगामेंट और इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट। जो हमारे कैप्सुलर लिगामेंट्स हैं ये इंट्रिंसिक लिगामेंट होते हैं हमारे जॉइंट कैप्सूल।
तीन कैप्सुलर लिगामेंट्स होते हैं जो कि एक वाइटल रोल प्ले करते हैं जब भी हमारे हिप जॉइंट का मूवमेंट होता है, और यही तीन कैप्सुलर लिगामेंट्स हमारे जॉइंट की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो पहला जो है वो है हमारा इलियोफेमोरल, प्यूबोफेमोरल और इस्कियोफेमोरल लिगामेंट। सो ये बेसिक तीन लिगामेंट्स सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं हिप जॉइंट के मूवमेंट के समय। जो हमारा इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट होता है वो हमारे कैप्सूल के अंदर पाया जाता है, और ये हम इंक्लूड करता है जो ट्रांसवर्स लिगामेंट होते हैं हमारे एसिटाबुलम को, और उन लिगामेंट्स को जो हमारे हेड ऑफ द फीमर में पाए जाते हैं। सो हमारे दो तरह के लिगामेंट्स हैं, एक कैप्सुलर और इंट्रा कैप्सुलर। कैप्सुलर हमारे इलियोफेमोरल, प्यूबोफेमोरल और इस्कियोफेमोरल लिगामेंट्स होते हैं। इंट्राकैप्सुलर हमारे जैसे कि ट्रांसवर्स लिगामेंट हो गए एसिटाबुलम के, और हेड ऑफ द फीमर के जो लिगामेंट्स है उन्हें हम इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट से क्लासिफाई करते हैं। सो ये तीन हमारे कैप्सुलर लिगामेंट्स के अटैचमेंट। सो पहला हमारा प्यूबोफेमोरल लिगामेंट, इलियोफेमोरल लिगामेंट और इस्कियोफेमोरल लिगामेंट। सो ये जो बैंड लिगामेंटस जो बैंड्स है, ये सबसे ज्यादा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जब भी हिप जॉइंट का मूवमेंट होता है, और ये जॉइंट की जो इंटेग्रिटी है और जॉइंट में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मेंटेन करने में इन तीन लिगामेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल होता है। इनर्वेशंस की अगर हम बात करें, यानी हम नर्व सप्लाईज की अगर बात करें, सो हमारे जो एंटीरियर एस्पेक्ट है उसको हमारी फीमोरल नर्व इनर्वेट करती है, यानी कि हमारा फीमोरल नर्व सप्लाई करती है हमारी एंटीरियर एस्पेक्ट को। हमारे जो इंफीरियर एस्पेक्ट है उसको सप्लाई करते हैं हमारे ऑब्ट्यूरेटर नर्व, और जो सुपीरियर एस्पेक्ट है उसको हमारे सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करते हैं। जो हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट है उसमें हमारा जो क्वाड्रेटस फीमोरिस नर्व है, या जो नर्व टू द क्वाड्रेटस फीमोरिस है, वो इनर्वेट करते हैं। सो बेसिकली ये जो इनोवेशंस हैं, यानी हिप जॉइंट के जो इनोवेशंस हैं, वो हमारे लंबो सैक्रल प्लेक्सस यानी L2 से S1 के बीच वाले जितनी जो नर्व सप्लाईज है वो इनोवेट करती हैं, और स्पेसिफिक रीजन्स को करती हैं, जैसे एंटीरियर को फीमोरल, इंफीरियर को ऑब्ट्यूरेटर, और हमारे सुपीरियर को सुपीरियर ग्लूटियल, और नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस हमारे पोस्टीरियर एस्पेक्ट को इनर्वेट करती। अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें, तो ब्लड सप्लाई जो हमारा हिप जॉइंट का होता है वो हमारे मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस से होता है, जो कि हमारी डीप आर्टरी जो थाई की डीप आर्टरीज होती है उनकी ब्रांचेस होती है। हमारी ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, सुपीरियर और इंफीरियर ग्लूटल आर्टरीज, जो कि हमने एसिटाबुलम में देखा था कि ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी सप्लाई करती है, सुपीरियर और इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी सप्लाई करती है। ये आर्टरीज एक पेरी आर्टिकुलर एनास्टोमोसिस फॉर्म करते हैं हमारे हिप जॉइंट के अराउंड। इस एनास्टोमोटिक नेटवर्क से हमारी कई तरह की रेटिनाकुलर आर्टरीज अराइज होती, जो कि
हमारे जो ब्लड सप्लाई है हेड और नेक ऑफ द फीमर, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती। सो हमारे जो रेटिनाकुलर आर्टरीज है वो सप्लाई करती हैं हमारे हेड और नेक ऑफ द फीमर को। एडिशनली अगर हम और बात करें तो ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी हमारे जो आर्टरी ऑफ हेड ऑफ द फीमर है उसको राइज करती है, और इसी में हमारे जो लिगामेंट होते हैं उनकी भी ब्लड सप्लाई होती है जो कि हमारे हेड ऑफ द फीमर है। सो बेसिक हमारे जो ब्लड सप्लाई होती है आर्टरीज की वो हमारी मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरीज से, हमारी ऑब्ट्यूरेटर आर्टरीज से, और हमारी सुपीरियर और इंफीरियर ग्लूटेल आर्टरीज से होती। यही आर्टरीज हमारी एक एनास्टोमोटिक नेटवर्क फॉर्म करती है जिनसे हमारी रेटिनाकुलर आर्टरीज अराइज करती हैं, और वही हमारे हेड और नेक ऑफ द फीमर को सप्लाई करती है। सो ये हमारे जो एसिटाबुलर ब्रांचेस हैं, यानी कि अगर हम ब्लड सप्लाई की बात कर रहे हैं तो ये है हमारी ब्लड सप्लाई की ब्रांचेस। सो यहाँ पे हमारी जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है वो हमारे हेड ऑफ द नेक और हेड जो फीमर है उसको सप्लाई करती है। जैसा हमने देखा कि हमारी आर्टरीज से जो एनास्टोमोटिक नेटवर्क फॉर्म होता है वहां से रेटिनाकुलर आर्टरीज राइज होती हैं, और उन्हीं से हमारे हेड और नेक ऑफ द फीमर में ब्लड सप्लाई होती। बाकी हमारी जो एसिटाबुलर ब्रांचेस है वो हमारे एसिटाबुलम और जो हेड ऑफ द फीमर है उनको सप्लाई करती। यहाँ पे हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज, ऑब्ट्यूरेटर, इंफीरियर और सुपीरियर ग्लूटल आर्टरीज, इनका रोल होता है। सो बेसिकली इन आर्टरीज से हमारे जो हेड और नेक ऑफ द फीमर है, यानी रेटिनाकुलर आर्टरीज से हमारे हेड और नेक ऑफ फीमर है, न्यूट्रिन आर्टरीज से हमारी फीमोरल हेड और फीमर के नेक है, और हमारी जो मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज है इनसे हमारी जो ब्लड सप्लाई होती है वो हमारे हिप में ब्लड सप्लाईज के लिए रिस्पॉन्सिबल ये आर्टरीज होती। हिप जॉइंट के बाद अब हम बात करते हैं फ्रैक्चर के बारे में। सो जैसा हम इस वीडियो में एसिटाबुलर स्ट्रेस फ्रैक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसके पहले हमें ये जानना चाहिए कि एक्चुअल में फ्रैक्चर क्या होते हैं और फ्रैक्चर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो फ्रैक्चर बेसिकली एक ब्रेक होता है बोन की कंटिन्यूटी में। सो अगर एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज की हम बात करें तो बोन फ्रैक्चर तभी होता है अगर किसी कोई एक हाई फोर्स का इम्पैक्ट या स्ट्रेस पड़ा है बोन, जिससे जो बोन की कंटिन्यूटी है वो कितनी भी माइन्यूट हो, जैसे कि हेयर लाइन फ्रैक्चर बहुत माइन्यूट सा ब्रेक होता है, बट वो ब्रेक एक फ्रैक्चर ही कहलाता है क्योंकि कंटिन्यूटी जो बोन की होती है उसमें ब्रेक होता है। फ्रैक्चर बेसिकली हाई फोर्स इम्पैक्ट या स्ट्रेस के कारण हो सकता है, या फिर कई बार ये भी देखा जाता है कि फ्रैक्चर किसी भी मेडिकल कंडीशन के कारण भी हो सकता है, जिससे हमारी जो बोन है वो वीक हो सकती है, जिससे हमारे ऑस्टियोपोरोसिस है, हमारे कई जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर हैं जैसे ऑस्टियोसार्कोमा है, बोन कैंसर है। सो इन टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स जो किसी भी पैथोलॉजी के कारण हो रहे हैं या किसी मेडिकल कंडीशन के कारण हो रहे हैं,
या किसी मेडिकल कंडीशन की कॉम्प्लिकेशन है फ्रैक्चर, सो इन ग्रुप ऑफ फ्रैक्चर्स को हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स के नाम से क्लासिफाई करते। सो ये एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ फ्रैक्चर होते हैं जिसमें बोन की वीकनिंग होती है, या एक्सेसिव एक्सपोजर जब होता है रेडिएशन से कैंसर में, तो उसके कारण भी बोन की वीकनेस हो सकती है। सो इनको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर की। सो जो पहला टाइप है वो है हमारा एवल्शन फ्रैक्चर। सो एवल्शन फ्रैक्चर तब होता है अगर किसी मसल या लिगामेंट के पुल के कारण बोन की कंटिन्यूटी में ब्रेक हो जाए। सो एवल्शन फ्रैक्चर बेसिकली मसल पुल या लिगामेंट पुल के कारण ब्रेक अगर हो रहा है कंटिन्यूटी का, तो हम ऐसे फ्रैक्चर को एवल्शन फ्रैक्चर कहते हैं। कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ये एक ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें जो बोन होती है वो कई पीसेस में ब्रेक हो जाती है, यानी कि शैटर हो जाती है। और ऐसा तभी होता है जब कोई बहुत हाई इंटेंसिटी का इम्पैक्ट हुआ हो, या बहुत हाई इंटेंसिटी का फ्रैक्चर, या बहुत हाई इंटेंसिटी का ट्रॉमा हुआ हो, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, या बहुत ऊंचाई से कोई इंसान गिरा है, तो ऐसे लोगों में कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स देखने को ज्यादा मिलता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में जो बोन है वो पार्टली फ्रैक्चर होती है एक साइड से, बट ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं होती। और जो हमारी जो रेस्ट ऑफ नीचे की जो बोन है, यानी कि जो बाकी का हिस्सा जो बोन का बचा हुआ है, वो बेंड हो जाता है। सो एक साइड में फ्रैक्चर हो रहा है वो भी पार्टली, और जो दूसरे साइड अगर बेंड हो रही है, तो ऐसे टाइप ऑफ फ्रैक्चर को हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। हेयरलाइन फ्रैक्चर, हेयरलाइन फ्रैक्चर बहुत ही माइन्यूट होता है, यानी कि बहुत थिन और बहुत पार्शियल फ्रैक्चर अगर बोन का है, जो कि बहुत ही कम इंटेंसिटी का होता है। और ऐसे फ्रैक्चर्स किसी भी हाई इंटेंसिटी के स्ट्रेस के कारण हो सकते हैं। सो इनके लिए कोई बहुत ज्यादा एक्सेसिव ट्रॉमा की जरूरत नहीं होती है। कोई भी अगर मिस हैपनिंग होती है तो ऐसे में भी हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकते हैं। सो ये है हमारा एवोल्यूशन फ्रैक्चर और कम्युनिटेड फ्रैक्चर। सो एवोल्यूशन फ्रैक्चर जिसमें हमने बात किया कि मसल पुल या स्ट्रेन या लिगामेंट पुल के कारण जो फ्रैक्चर होते हैं, उसे हम एवोल्यूशन फ्रैक्चर कहते हैं। कम्युनिटेड फ्रैक्चर में जो बोन होती है वो डिफरेंट पीसेस में ब्रेक हो जाती है, या बोन हमारे और पीसेस में यानी कि शैटर हो जाती है। सो अगर हम देखें तो बोन कई टुकड़ों में टूट जाती। सो ऐसे टाइप ऑफ फ्रैक्चर को हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं। सो कम्युनिटेड फ्रैक्चर बेसिकली बहुत ही हाई ट्रॉमा या हाई इंटेंसिटी का एक्सीडेंट अगर हुआ है, तो ही कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं।
हेयर लाइन फ्रैक्चर। सो हेयर लाइन फ्रैक्चर बेसिकली एक बहुत ही माइन्यूट सा फ्रैक्चर होता है जो कि बहुत थिन लाइन देखने को मिलती है हमारे बोन की कंटिन्यूटी में, और एक पार्शियल फ्रैक्चर होता है। कंप्लीट फ्रैक्चर जनरली हेयर लाइन टाइप ऑफ फ्रैक्चर में देखने को नहीं मिलता। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जिसमें हमने बात किया कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में जो बोन का एक साइड है वो फ्रैक्चर हो जाता है, और यानी कि उसकी जो एक साइड की कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाती है, और जो दूसरा साइड है वो बेंड हो जाता है। ये बेसिकली बिकॉज ऑफ द बेंडिंग फोर्स के कारण होता है। सो एक्सेसिव बेंडिंग फोर्स के कारण जो बोन का एक साइड है वो ब्रेक हो जाता है, और जो दूसरा साइड है वो बेंड हो जाता है। ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसमें जो तब होता है जब हमारे बोन के लॉन्गर एक्सिस के अपोजिट हो, यानी कोई भी ऐसा फ्रैक्चर या बोन की कंटिन्यूटी में ब्रेक जो हमारी बोन के लॉन्ग एक्सिस के अपोजिट हो रहा है, तब हम ऐसे फ्रैक्चर्स को ऑब्लिक फ्रैक्चर्स कहते हैं। स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर में यहाँ पे एक ट्विस्टिंग हो जाती है। बोन का जो एक पार्ट होता है, कोई सा भी एक पार्ट अगर उसमें ट्विस्टिंग हुई है फ्रैक्चर के कारण, तब हम ऐसे फ्रैक्चर को स्पाइरल फ्रैक्चर कहते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर। रिपीटेड स्ट्रेस या स्ट्रेन के कारण, जैसा कि एसिटाबुलर स्ट्रेस फ्रैक्चर। सो रिपीटेड स्ट्रेस और स्ट्रेन के कारण अगर बोन का फ्रैक्चर हो रहा है, सो तब हम ऐसे फ्रैक्चर को स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। ये ज्यादातर एथलीट्स में बहुत कॉमनली देखा जाता है। अगर उन्होंने सही से बोन हेल्थ का ध्यान नहीं दिया है, सही प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन नहीं है, या सही वार्म अप या रॉन्ग एक्सरसाइज टेक्निक है, पुअर ट्रेनिंग टेक्निक है, तब ऐसे केसेस में स्ट्रेस फ्रैक्चर की कंडीशंस ज्यादा होते हैं एथलीट्स में। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बेसिकली जो बोन में अक्रॉस द बोन एक ब्रेक होता है, और ये एक स्ट्रेट होता है। सो ऐसे जब ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऐसे केसेस को हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर से क्लासिफाई करते हैं। सो ऑब्लिक फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर जिसमें हमारे एक स्पाइरल बेंडिंग होती है, और स्ट्रेस फ्रैक्चर जिसमें पे जो एथलीट्स में ज्यादा देखने को मिलता है, और वो कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव स्ट्रेस या स्ट्रेन के कारण देखने को मिलता है। सो ऐसे फ्रैक्चर्स को हम स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, इसमें ट्रांसवर्स यानी कि अक्रॉस द बोन अगर ब्रेक हुआ है, तब हम ऐसे फ्रैक्चर्स को हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहते हैं। हिप जॉइंट और फ्रैक्चर के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं एसिटाबुलर फ्रैक्चर के बारे में। सो एसिटाबुलर फ्रैक्चर बेसिकली ब्रेक होता है हमारे जो सॉकेट पोर्शन, जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, उसके अगर सॉकेट का जो पोर्शन है वो अगर ब्रेक हो जाए, तो हम इसे एसिटाबुलर फ्रैक्चर कहते हैं। जनरली ये बहुत कॉमन नहीं होता है और लेस फ्रिक्वेंट होता है, और अपर फीमर या फीमोरल हेड का जो फ्रैक्चर है वो ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि जो हमारा बॉल पोर्शन होता है जॉइंट का, जैसे कि हम हिप जॉइंट जानते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और जो बॉल होता है वो रिजेंबल करता है हमारा हेड ऑफ द फीमर, और सॉकेट हमारा एसिटाबुलर नॉच। सो
एसिटाबुलम यानी कि जो सॉकेट का फ्रैक्चर है वो कॉमन इतना नहीं होता है। ज्यादातर फ्रैक्चर्स हमारे फीमोरल हेड यानी कि बॉल पोर्शन ऑफ द जॉइंट को देखने को मिलता है। अगर एसिटाबुलम का फ्रैक्चर हुआ सो इसके कारण जो अगर फीमोरल इससे जो हमारा फीमोरल हेड है वो फॉर्मली अटैच नहीं रह पाता हमारे सॉकेट से यानी हमारे एसिटाबुलम से, और जो कार्टिलेज सरफेस होते हैं, जो हमारा आर्टिकुलर सरफेस आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होते हैं बोन के, वो डैमेज हो जाते हैं। सो अगर जॉइंट की बात करें तो जॉइंट इरेगुलर हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, और जो कार्टिलेजेस के डैमेज यानी प्रोग्रेसिव डैमेज होने के कारण पेशेंट को अर्थराइटिस हो सकता है। सो एसिटाबुलर फ्रैक्चर बेसिकली हमारे जो सॉकेट है उसका एक फ्रैक्चर होता है जो कि कॉमनली नहीं देखा जाता, और इसके कारण जो हमारे जॉइंट है उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जॉइंट और ज्यादा वेट बियर नहीं कर पाता है, जॉइंट इरेगुलर हो जाता है, और जो कार्टिलेजेस हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, और प्रोग्रेसिव डैमेज के कारण ही अर्थराइटिस से भी पेशेंट सफर कर सकता है। सिवियरिटी, अगर हम इंजरी की सिवियरिटी की बात करें तो ये डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स में, कि कितने साइज या कितने फ्रैगमेंट में हमारा फ्रैक्चर हुआ, नंबर और उस फ्रैगमेंट्स के साइज क्या है। सो इनसे भी हम इस इंजरी या इस फ्रैक्चर की सिवियरिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इच फ्रैगमेंट का। सो अगर बोन ब्रेक हुई है या सॉकेट ब्रेक हुआ है तो अगर ब्रेक होने के बाद उनका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये फ्रैगमेंट्स ओवरलैप हो सकते हैं, या सीवियर फ्रैक्चर में देखें तो उनमें एक ब्रोकन पीस या एक गैप देखने को मिल सकता है दो पीसेस के बीच में। सो डिस्प्लेसमेंट या उस गैप को देख करके भी हम इस इंजरी या इस फ्रैक्चर की सिवियरिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। कार्टिलेजस सरफेसेस कितने परसेंट इंजर्ड हुए और वो कौन से ग्रेडिंग की इंजरी, इससे हम सिवियरिटी पता लगा सकते हैं। सो एसिटाबुलम और हमारे जो हेड ऑफ द फीमर के जो बीच के जो कार्टिलेजस सरफेसेस है उनमें इंजरी कैसी हुई है, किस ग्रेड की इंजरी हुई है। सो उस ग्रेडिंग से भी हम इस इंजरी यानी एसिटाबुलर फ्रैक्चर जैसे चीजों का हम सिवियरिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। जो सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज है जैसे मसल है, टेंडन है, नर्व्स है, स्किन है, सो इनको कितनी इंजरी हुई है, इनमें कौन सी ग्रेडिंग की इंजरी हुई है। सो अगर इनकी हम इंजरी की ग्रेडिंग भी पता लगा ले तो भी हम इस इंजरी के बारे में यानी ओवरऑल इंजरी की सिवियरिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर बोन ब्रेक हुआ है और ऐसा ब्रेक हुआ है कि जो एक बोन फ्रेगमेंट है वो हमारे स्किन से बाहर आ गया है और एक वुंड बन गया है, तब हम ऐसे फ्रैक्चर को हम ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। सो बेसिकली अगर हम टाइप की देखें तो दो तरह के होते हैं, एक ओपन और क्लोज। सो क्लोज में स्किन से पेनिट्रेशन नहीं होता है, और ओपन में हमारा जो पेनिट्रेशन होता है हमारी स्किन से बाहर हमारे बोनी फ्रैगमेंट्स दिखने लगते हैं, या ओपन एक वुंड फॉर्म हो जाता है। सो ऐसे अगर फ्रैगमेंट फॉर्म हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये फ्रैक्चर ओपन फ्रैक्चर। ये
ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर जनरली सीरियस टाइप ऑफ फ्रैक्चर होते, क्योंकि अगर इन स्किन ब्रोक हुई है या स्किन में किसी तरह का स्कार फॉर्मेशन हुआ है, वुंड फॉर्मेशन हुआ है, सो वहां पे जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऐसे केसेस में इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, सो दैट जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है उनको हम प्रिवेंट कर सके। जनरली जो हमारा एसिटाबुलम का ओपन फ्रैक्चर है वो रेयर होता है, क्योंकि हमारा जो हिप जॉइंट है वो हाईली कवर्ड होता है सॉफ्ट टिश्यू से। और अगर ऐसा कभी होता है या किसी पेशेंट में ओपन एसिटाबुलर फ्रैक्चर देखने को मिलता है, सो इसका मतलब है कि बहुत ही हाई इंटेंसिटी या हाई एनर्जी ट्रॉमा हुआ है, तभी पेशेंट की जो स्किन है वो पेनिट्रेट हो गई है, या जो बोन है वो पेनिट्रेट कर गई है स्किन को, और वहां एक ओपन वुंड फॉर्म हुआ। पैटर्न ऑफ इंजरी, सो अगर हम एनाटॉमी ऑफ पेल्विस की बात करें या हम पता लगाना चाहें कि ये इसका जो पैटर्न है, इस फ्रैक्चर का पैटर्न है वो क्या है, सो ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि लोकेशन। अगर हमारे जो एंटीरियर या पोस्टीरियर कॉलम बोन में फ्रैक्चर हुआ है, कि हमारे रिम ऑफ द एसिटाबुलम में फॉर्म फ्रैक्चर हुआ है, तो इससे भी हम पैटर्न के बारे में पता लगा सकते हैं। हमारे ओरिएंटेशन कैसा है, कि एक ब्रेक जो है जो स्ट्रेट है, क्रॉस है, इस टाइप के बारे में भी हम जो इंजरी से का जो पैटर्न है उसे पता कर सकते हैं। जनरली एसिटाबुलर जो फ्रैक्चर्स होते हैं, जो रेयरली होते हैं बट अगर होते हैं तो एक कॉम्बिनेशन होता है। एंटीरियर हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, या पोस्टीरियर हो सकता है, क्रॉस हो सकता है। सो इनके बारे में जानने से हम सिवियरिटी और एक स्पेसिफिक फैक्ट पैटर्न के बारे में पता कर सकते हैं। सो अगर हम डॉक्टर को या फिजियोथेरेपिस्ट को सिवियरिटी और स्पेसिफिक पैटर्न उस डिटरमिन कर लिया गया है या डायग्नोस कर लिया गया है, तो ट्रीटमेंट प्लान करने में इजी होता। सो इस इमेज में हम दो तरह के एसिटाबुलम देख रहे हैं। सो एक जो हमारा नॉर्मल है, और दूसरा हम जो हमारे जो दो टाइप के लेफ्ट और राइट हम जो दोनों एसिटाबुलम देख रहे हैं उसमें हमारे दो टाइप के फ्रैक्चर्स। पहला, अगर हम लेफ्ट साइड की इमेज की बात करें तो उसमें हमारा जो एंटीरियर वॉल का फ्रैक्चर हुआ है। अगर हम राइट साइड की बात करें तो हमारे एंटीरियर कॉलम का फ्रैक्चर हुआ है। सो इस दोनों इमेज में हम एंटीरियर वॉल फ्रैक्चर और एंटीरियर कॉलम एसिटाबुलर फ्रैक्चर को देख सकते हैं। इस इमेज में लेफ्ट में हम देख पा रहे हैं कि पोस्टीरियर वॉल का फ्रैक्चर हुआ है, और यहाँ एक फ्रेगमेंट ही बाहर हो चुका है। सो और राइट साइड में हम देख सकते हैं कि पोस्टीरियर कॉलम का फ्रैक्चर हुआ है। सो पिछले में हमने देखा एंटीरियर वॉल फ्रैक्चर और एंटीरियर कॉलम फ्रैक्चर। इस इमेज में या इस स्लाइड में हम देख रहे हैं पोस्टीरियर वॉल फ्रैक्चर या पोस्टीरियर कॉलम फ्रैक्चर। पोस्टीरियर वॉल ट्रांसवर्स फ्रैक्चर यानी कि क्रॉस फ्रैक्चर, जो कि हमारे लेफ्ट साइड की इमेज में हम देख रहे हैं, जो हमारे देखा था हमने कि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जिसमें एक क्रॉस होता है, ट्रांसवर्स लाइन के क्रॉस फ्रैक्चर होता है। सो एसिटाबुलम का पोस्टीरियर वॉल ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। और हमारे जो राइट साइड की इमेज है उसमें हम टी शेप का फ्रैक्चर देख रहे हैं, जहां पे एक क्रॉस भी हुआ है और एक कॉलम फ्रैक्चर भी हुआ है। सो बेसिकली यहाँ हम एक टी शेप देख सकते हैं।
टाइप ऑफ एसिटाबुलर फ्रैक्चर। सो एसिटाबुलर फ्रैक्चर जैसा हमने देखा अभी इमेजेस में कि लेफ्ट में हो सकता है और राइट में हो सकता है, और ये जो एसिटाबुलर फ्रैक्चर है ये डिफरेंट प्लेसेस में हो सकता है, डिफरेंट वेज में हो सकता है, जिसे हम पैटर्न कहते हैं। कॉलम हो सकता है, टी शेप हो सकता है, एक्रॉस हो सकता है। सो ये जो पैटर्न है ये हम लोकेशन, ओरिएंटेशन और या इनकी कॉम्बिनेशन से हम डिसाइड करते हैं। सो एसिटाबुलर फ्रैक्चर्स बेसिकली अगर हम बात करें तो एंटीरियर वॉल फ्रैक्चर हो सकते हैं या पोस्टीरियर वॉल फ्रैक्चर हो सकते हैं। एंटीरियर वॉल फ्रैक्चर में हमारे जो ब्रेक होता है वो फ्रंट कॉलम, बोन के हमारे जो फ्रंट कॉलम या एरिया अराउंड द बोनी रिम होता है, यानी हमारे जो हिप सॉकेट है उसके अराउंड होता है बोनी एरिया। सो वहां पे हमारा अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो हम कहते हैं कि ये एंटीरियर वॉल फ्रैक्चर है। पोस्टीरियर वॉल एसिटाबुलर फ्रैक्चर। सो पोस्टीरियर वॉल एसिटाबुलर फ्रैक्चर ये एक ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसमें बैक कॉलम, एंटीरियर वॉल में हमारा फ्रंट कॉलम और पोस्टीरियर वॉल में हमारा जो बैक कॉलम है उसमें अगर फ्रैक्चर होता है तब हम कहते हैं कि ये पोस्टीरियर वॉल एसिटाबुलर फ्रैक्चर है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। सो ट्रांसवर्स एसिटाबुलर फ्रैक्चर मतलब कि एसिटाबुलम हमारा एक 90 डिग्री एंगल या परपेंडिकुलर में ये ब्रेक हो रहा है। सो अगर हम लॉन्ग पार्ट ऑफ बोन की बात करें तो उसके कंपेयर में अगर परपेंडिकुलर फ्रैक्चर हो रहा है तब हम ऐसे फ्रैक्चर्स को ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहते हैं। कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड एसिटाबुलर फ्रैक्चर मतलब कि एसिटाबुलर जो है यानी हमारा एसिटाबुलम वो दो या दो से ज्यादा फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो चुका है। सो ऐसे फ्रैक्चर जैसे हम जानते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स में बोन डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है। सो सेम वैसा ही एसिटाबुलर फ्रैक्चर में होता है कि हमारा जो एसिटाबुलम है वो दो या दो से ज्यादा फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर। सो एसिटाबुलर स्ट्रेस फ्रैक्चर बेसिकली एक स्मॉल क्रैक होता है हमारे एसिटाबुलम बोन में। ये तभी होता है अगर ओवर यूज या रिपीटेड स्ट्रेस पड़ता है हमारे एसिटाबुलम यानी हमारे एसिटाबुलम बोन में। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया एसिटाबुलर फ्रैक्चर पर यह सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।